सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष तथा बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम आकलन प्रविधियों में अभ्यास क्या होता है, इसके बारे में इस कक्षा में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अभ्यास को यानी कि एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले एक मैं महान कवि वृंद का कुछ दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। इसमें महान कवि वृंद कहना चाहते हैं कि हमें हर कार्य को करने के लिए अभ्यास, मेहनत, परिश्रम करना ज़रूरी है और इस कार्य में जब तक सफलता नहीं हासिल हो जाए तब तक उस कार्य को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन इस दोहे का क्या अर्थ है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि महान कवि वृंद इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो रस्सी होती है जिस पे एक बर्तन बांध के हम कुएं में डालते हैं पानी खींचने के लिए, तो उस रस्सी को हम बार बार खींचते हैं और अंदर डालते हैं, यानी कि वो रस्सी आती और जाती रहती है, यानी कि अभ्यास कार्य होता रहता है। लेकिन इस रस्सी के माध्यम से सील यानी पत्थर पे भी निशान हो सकते हैं, तो फिर साधारण मनुष्यों में क्यों नहीं। उसी तरह से जो जड़मति यानी कि मंद बुद्धि व्यक्ति होता है या छात्र होता है, उसको भी वह भी अगर अभ्यास करता है तो उसको भी उस विषय के प्रति ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। यह अभ्यास जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि बच्चे स्वयं करते हैं और स्वयं ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और इसमें जो शिक्षक होता है वह मार्गदर्शक की या पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। तो जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने मनुष्य के 5 वृत्तियाँ मानी हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इन 5 वृत्तियों का निरोध हम किसके माध्यम से करते हैं? अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से इन वृत्तियों का विरोध या निरोध हो सकता है। यानी कि क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो भी तुम स्वयं में स्थित रहने के लिए करते हो, जो भी तुम या हम स्वयं में स्थित रहने के लिए या स्थित होने के लिए करते हैं वह अभ्यास है। तो अभ्यास का हमारी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को मौखिक कार्य देते हैं, लिखित कार्य देते हैं, गृह कार्य देते हैं। क्यों देते हैं? तो जब तक किसी कार्य में निपुणता नहीं आ जाए, किसी कार्य में दक्षता नहीं आ जाए, तब किसी कार्य में कौशल नहीं आ जाए, तब तक उस कार्य को हमें बार बार दोहराव करना चाहिए, उस कार्य को बार बार करते रहना चाहिए। तो इसी को हम साधारण अर्थ में क्या कहते हैं कि यह अभ्यास है, यानी कि किसी कार्य का बार बार दोहराव करना, बार बार उस कार्य को करना जब तक सफलता नहीं मिले तब तक, तो वही अभ्यास कहलाता है। हम छात्रों के जो उपलब्धि का अध्ययन करते हैं, उनके निष्पादन का जो अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि बालक जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, बहुत सारी त्रुटियां कर लेते हैं। तो ये त्रुटियां किस वजह से होती है? क्योंकि वो बच्चे उस विषय वस्तु के प्रति अभ्यास नहीं करते, अभ्यास के प्रति उनमें कमियां रह जाती है। तो इस कारण वह विषय वस्तु उनके मस्तिष्क के अंदर नहीं समाता, वह जानकारी नहीं ले पाता मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि अभ्यास की कमी रह जाती है। तो इस अभ्यास के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों में शिक्षण के उद्देश्यों को, इस अभ्यास के माध्यम से हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है वो आपको पता है। ज्ञान है, अबोध है, कौशल है, ज्ञानोपयोग है ना। तो इन सारे जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य हमें अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं।
यानी कि ज्ञान के अंतर्गत हम बच्चों को परिभाषा दे रहे हैं, कुछ सिद्धांत दे रहे हैं, कुछ सूत्र दे रहे हैं, गणित के संबंधित पहाड़े दे रहे हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले उनको याद करवा रहे हैं। तो जब तक बच्चे याद नहीं करेंगे, उन चीज़ों का बार बार दोहराव नहीं करेंगे, तब तक उनमें ज्ञान आना इम्पॉसिबल है, उनमें ज्ञान नहीं आ सकता है। तो ज्ञान मस्तिष्क के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर ज्ञान को बिठाने के लिए हमें अभ्यास करना ही चाहिए, छात्रों को अभ्यास करते ही रहना चाहिए, तभी जाके वो शिक्षण के उद्देश्य हैं जो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान लेके वह अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे, लिखित कौशलों के माध्यम से, मौखिक कौशलों के माध्यम से। तो ये ज्ञान आएगा कहाँ से? जब वह उनकी पुनरावृत्ति होगी, ज्ञान की दोहराव होगा, अभ्यास होगा, तभी जाके वह ज्ञान स्थायी रह पाता है। वरना इस मस्तिष्क में अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, ये क्रिया नहीं दोहराएंगे, तो वह विस्मृत हो जाती है। यह जो ज्ञान है वह हमारा विस्मृत हो जाएगा, या इस ज्ञान को हम भूल जाएंगे। इसलिए इसकी कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए, छात्रों में इसकी कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए छात्रों को लिखित कार्य दिया जाता है, मौखिक कार्य दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, ताकि वह विषय के प्रति, उस विषय का जो ज्ञान लिया है उसमें अर्जन होता रहे, उसमें उस विषय के प्रति समझ विकसित होती रहे, उस विषय को वो अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए अभ्यास कार्य दिया जाता है। यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्रथम उद्देश्य हो गया शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यानी कि ज्ञान कौशल, ज्ञानोपयोग और अवबोध, है ना, उनके शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अभ्यास कार्य करवाते हैं। दूसरा होता है विषय। क्या होगा? विषय के प्रति दक्षता प्राप्त करने के लिए, विषय के प्रति दक्षता प्राप्त करने के लिए। विषय के प्रति दक्षता कैसे आएगी? जब वह अभ्यास करेंगे, जब वह फॉर्मूला सीखेंगे, सूत्र सीखेंगे, सिद्धांत सीखेंगे, परिभाषा सीखेंगे और उसका बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराव करेंगे, तो विषय के प्रति वह दक्ष हो जाएंगे, उनमें कौशलता विकसित हो जाएगी, उनमें योग्यता विकसित हो जाएगी। जब कक्षा में शिक्षक उनसे पूछेगा, मौखिक प्रश्नों को पूछेगा, तो वह फ्लुएंसी के साथ अपना उत्तर दे सकेगा। यह कब दे सकेगा? जब वह इस चीज़ का यानी कि विषय के प्रति जो परिभाषा है, सूत्र है, सिद्धांत है, उनको वह बार बार दोहराव करेगा, तो उस विषय के प्रति समग्र दृष्टिकोण उसका विकसित हो जाएगा। क्योंकि वह मौखिक प्रश्नों का आंसर देगा, लिखित कार्य करेगा, घर पे जाके वापस उस विषय के प्रति वह गृह कार्य करेगा, तो विषय के प्रति उसका समग्र दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। आगे आता है आत्मविश्वास। क्या आता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की पूर्ति यानी कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, निम्न स्तर का है, निम्न योग्यता वाला है, लेकिन वह इस चीज़ों को पढ़ेगा, बार बार अभ्यास करेगा, तो विषय के प्रति उसकी समझ विकसित हो जाएगी। वह समझ सकेगा सिद्धांतों को, वह विषय के ज्ञान को समझ सकेगा और उसमें आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि वह परिश्रम कर रहा है। परिश्रम कैसे कर रहा है? वह मौखिक कार्य कर रहा है, वह लिखित कार्य कर रहा है, वह गृह कार्य कर रहा है, वह जो असाइनमेंट दिया है उस पर कार्य कर रहा है। तो इतना उसमें वह इतना परिश्रम कर रहा है, तो आत्मविश्वास उसमें जागृत हो जाएगा, उसमें उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी, उसमें परिश्रम के गुण आएंगे। तो यह सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से संभव है? सिर्फ अभ्यास के माध्यम से। यानी कि एक्सरसाइज उसको निरंतर मिलती रहेगी, उसको अभ्यास कार्य निरंतर मिलता रहेगा, तो
उसको विषय के प्रति आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। गणित से लेके छोटे बच्चे हमेशा चिंतित रहते हैं कि गणित में हमें कुछ नहीं आता, तो गणित में जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, जो पहाड़े हैं, अगर उनका बार बार दोहराव होता रहे तो वह गणित के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और जब पहाड़े उनको अच्छी तरह से आ गया है, गिनती अच्छी तरह से आ गई है, तो वह आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो उनमें आत्मविश्वास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। आत्मविश्वास से वो छोटे बच्चे भर जाते हैं। इसी तरह से बड़ी कक्षाओं में जो असाइनमेंट देते हैं, जो उनको टास्क दिया जाता है विषय के प्रति, तो वह अभ्यास करते हैं, तो उनको उस विषय से संबंधित बहुत सारी सूचना उनके पास आ जाती है, जिसको वो पढ़ते हैं, बार बार दोहराव करते हैं कि सर उनसे मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, सर उनका एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास पूर्ण हो जाता है। अब इसका क्यों महत्व है? अभ्यास कार्य का क्यों महत्व है एक दैनिक जीवन में? अभ्यास कार्य को देने से छात्रों में रुचि विकसित होती है उस विषय के प्रति। छात्र समझेंगे, जब ये टास्क दे दिया जाएगा, अभ्यास कार्य दे दिया जाएगा कि इससे संबंधित आपको प्रश्न के उत्तर लिख के या गृह कार्य करके लाना है, तो बच्चे वो कार्य करेंगे, तो उनकी जो समझ है वो व्यापक हो जाएगी और वह उस पाठ के प्रति रुचि लेने लगेंगे। रुचि लेंगे तो थोड़ा आत्मविश्वास उसमें आएगा और वह अपना अभ्यास कार्य पूर्ण कर सकेंगे। इसके अलावा अभ्यास के अंतर्गत क्या होगा कि बच्चों के पठन कौशल विकसित होगा, बच्चों में पढ़ने की भावना विकसित होगी। लेकिन अभ्यास कार्य तभी दिया जाना चाहिए जब बच्चे पढ़ना सीख जाए। पढ़ना सीखेंगे तभी वह अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे, अन्यथा वह रुचि नहीं ले पाएंगे। तो बार बार वह बोलेंगे तो वह अपने जो स्वर यंत्रों हैं, स्वर तंत्रों का वह उपयोग करना सीख जाएंगे। एक कार्य में कुशलता आ जाएगी, एक कार्य में उनके कार्य में निपुणता आ जाएगी। लिखने का अभ्यास करेंगे तो जो उनकी हैंड राइटिंग है या लेखन कौशल है उसमें अच्छा सुधार आ जाएगा। उनकी जो त्रुटियां रह जाती है मात्राओं से लेके, है ना, तो वह भी उसमें निवारण हो जाएगा। उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, पढ़ने के प्रति रुचि विकसित हो सकेगी। विषय के प्रति जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा वह अपने शिक्षक के माध्यम से या उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से या अन्य लाइब्रेरी के माध्यम से वह अपनी जिज्ञासा को शांत भी कर लेंगे। तो ये क्या होगा? अभ्यास कार्य मिलेगा तब जाके उनकी जिज्ञासा की या आत्मसंतुष्टि तृप्त होगी। इसके अलावा शिक्षक का भी दायित्व है कि जो बच्चों को जो कार्य दिया है वह नियमित समय पे जांचे, वरना बच्चे यही समझेंगे, छात्र यही समझेंगे कि हमें अभ्यास कार्य दिया गया है लेकिन हमारे शिक्षक उसको नियमित रूप से नहीं जांच करते हैं, तो उन्होंने जो शिक्षक ने विषय से जो ज्ञान दिया है वह भी उनका विस्मृत हो जाएगा। तो जो शिक्षक है उनको नियमित पुस्तिका का जो जिस गृह कार्य दिया है तो उस कॉपी का नियमित चेकअप होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो वह वापस सुधार कार्य के अंतर्गत दे। छोटी कक्षाओं में तो बच्चे क्या हो जाएंगे? अभ्यास के प्रति सचेत हो जाएंगे। व्यक्तिगत और शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपना अभ्यास कार्य देना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे को थोड़ा हार्ड वर्क देना चाहिए ताकि वह मन लगा के वह अपना अभ्यास कार्य कर सके। जो निम्न योग्यता वाले बच्चे हैं तो उनको उनके स्तर का कार्य देना चाहिए। तो इस अभ्यास कार्य से बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। वह अच्छे से अच्छे लिखने का प्रारंभ करते हैं, वह अच्छे से अच्छा लिखना चाहते हैं, तो उनका कौशल विकसित होगा, लेखन कौशल विकसित होगा, उनमें सृजनात्मक शक्ति विकसित होगी। लेकिन अभ्यास कार्य ज़्यादा लंबे भी नहीं देना चाहिए कि बच्चे उसी में उलझे रहे, तो उनका मानसिक जो स्तर है वो थोड़ा लो हो जाते हैं, बच्चे करते करते चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अभ्यास कार्य
एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक सीमित समय के लिए दिया जाना चाहिए, लंबे समय के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों के अभ्यास कार्य का मूल्यांकन या जांच करते रहना चाहिए, उनको आगे से आगे मोटिवेट करना चाहिए, उनके कार्यों के लिए उनको जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जो शिक्षक देख रहा है, तो उनके लिए कुछ प्रोत्साहित, उन बच्चों को उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभ्यास का हमारे शिक्षा में बहुत महत्व है। अभ्यास कार्य क्या होता है कि किसी कार्य का बार बार दोहराव करते हैं, जब तक निपुणता या कौशलता नहीं आ जाती है तो उसे हम सामान्य भाषा में अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के निम्न उद्देश्य है कि इसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, छात्रों में आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और विषय के प्रति कौशल या दक्षता एक छात्र की विकसित होती है। आज यहीं तक, कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।